आजकल हम बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और हम में से अधिकांश कुछ ना कुछ हर रोज ऐसा करते हैं जिसका कि हमारी हेल्थ में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होता है, चाहे वो कम तेल लेना ही क्यों ना हो, बटर मलाई बंद करना हो या फिर ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेना हो। पर एक ऐसा एस्पेक्ट जिसे हम आम तौर पर निग्लेक्ट कर देते हैं वो है हमारी बॉडी में पेन्स का होना, खास तौर पर हमारी गर्दन या लोअर बैक में। आपने भी बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा अपनी पीठ पर बेल्ट बांधे रखते हैं। कुछ लोग फिजियोथेरेपी करवाते हैं जिससे कि उनको इस तरह की समस्याओं से छुटकारा मिल सके। लेकिन दोस्तों, ये सारी समस्याएं आमतौर पर हमारी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी से संबंधित होती हैं। तो आज के प्रोग्राम में दोस्तों हमने एक ऐसे विशेषज्ञ को आमंत्रित किया है जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में स्पाइन सर्जरी में फेलोशिप की है और हमारे क्षेत्र के जाने माने स्पाइन सर्जन हैं। तो आइए एक बार फिर से हम तहे दिल से स्वागत करें डॉक्टर दीपक जोशी का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका आज के लिव लाइफ मोर शो में। थैंक यू पल्लवी जी, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने अभी अपने लिसनर से बात की है कि आमतौर पर देखा जाता है कि लोग बेल्ट बांधते हैं, ये कहते हैं कि हमें डिस्क प्रॉब्लम है, जो कि एक बहुत बड़ी और बहुत कॉमन समस्या है हमारे बीच। लेकिन डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि शाटिका या डिस्क की समस्याएं जो आमतौर पर आजकल बहुत कॉमनली देखी जाती हैं, वो हैं क्या? और क्या वाकई जो लोग बेल्ट डालते हैं या जिन्हें पीठ में दर्द होता है उन्हें डिस्क की प्रॉब्लम होती है? पल्लवी जी, बहुत अच्छा सवाल है। हर इंसान जो पैदा हुआ है उसको कभी ना कभी बैक में पेन जरूर होगा। इनफैक्ट एज ए स्पाइन स्पेशलिस्ट मैं बैक पेन को नज़ला जुकाम से कंपेयर करता हूँ। जैसे हर सीजन में हमें नज़ला जुकाम होता है और ठीक भी हो जाता है, इसी तरह बैक पेन आता है और ठीक भी हो जाता है। मोस्ट ऑफ दी बैक पेन अपने आप 3 से 4 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे, चाहे आप कोई ट्रीटमेंट लें या ना लें। मोस्ट ऑफ दी बैक पेन डिस्क से नहीं होते हैं, वो मसल स्पैज़म, मसल स्पेन या मसल फटीक से होते हैं और उनके लिए कोई अलग से ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। टेम्पररी रूप पे आप बेल्ट लेके उसको रिलीफ दे सकते हैं। बट आमतौर पे मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि सब लोगों को लगता है या उनके मन में डाल दिया जाता है कि आपकी तो डिस्क हिल गई है, डिस्क हिल गई है, जोड़ हिल गए हैं, मन के आपके हिल के बाहर आ गए। आई थिंक इस पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि ऐसा होता नहीं है। थोड़ी बहुत डिस्क की प्रॉब्लम सबको ही होगी। आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ एज सबकी डिस्क डीजनरेट करने लग जाती है। जैसे हमारे बाल सफ़ेद होते हैं और कईयों के जल्दी होते हैं, कईयों के बाद में होते हैं, इसी तरह डिस्क भी सबकी डीजनरेट होती है, कईयों की जल्दी या बाद में। ज़रूरी नहीं है कि वो जो आपको एमआरआई में दिख रहा है वही आपका दर्द का कारण हो। दूसरा जो आपका सवाल था शियाटिका का, शियाटिका पेन कॉमन होती है, पर वो जो दर्द है वो पूरी पीठ से टांग के नीचे तक शूटिंग पेन होती है। उसके साथ कई बार आपको पैरों में वीकनेस या नमनेस भी हो सकती है। हर जो दर्द टांग में जाता है वो शियाटिका भी नहीं होता। लेकिन डॉक्टर साहब, डर एक बहुत बड़ी वजह है जिसके कारण लोग आगे नहीं आते और डॉक्टर से नहीं मिलते, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस तरह की बीमारियों का इलाज केवल ऑपरेशन है और अगर स्पाइन सर्जरी हो गई तो वो बेड से उठ नहीं सकेंगे, वो परमानेंटली क्रिपल्ड हो जाएंगे। बहुत सारी और भी गलत धारणाएं जुड़ी हैं स्पाइन की सर्जरी से संबंधित। तो डॉक्टर साहब, एज अ सुपर स्पेशलिस्ट, एज अ स्पाइन सर्जन, मैं चाहूंगी कि आप इस विषय में हमारे लिसनर्स को बताएं कि क्या सभी प्रॉब्लम्स में सर्जरी जरूरी है, या अगर सर्जरी की जरूरत है भी तो क्या सर्जरी करवाना सेफ है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि सब लोगों को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती नहीं। इनफैक्ट 95% लोगों को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। ज़्यादा जो बीमारियां हैं वो खौफ या डर के कारण बनी हुई हैं, जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। होता ये है कि पेशेंट को दर्द होता है, वो ठीक नहीं होता, वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है या फिर एक और ओपिनियन लेता है, अल्टीमेटली एमआरआई कराता है। एमआरआई की रिपोर्ट में इतनी प्रॉब्लम्स लिखी होती हैं, वो डर जाता है। फिर वो कई बार झटका लगाने वालों के पास जाता है, बोन सेटर्स के पास जाता है, फिर उससे दर्द कई बार बढ़ भी जाती है। अल्टीमेटली अगर ये सब चीज़ें करने की जगह अगर एक स्पेशलाइज्ड ओपिनियन ले लिया जाए और थोड़ा सा पेशेंस रखी जाए तो 95% प्रॉब्लम्स बिना किसी मेजर इंटरवेंशन या सर्जरी से ठीक हो जाती हैं। बाकी जिनको अगर परमानेंट पेन हो गया है लंबा, जो ठीक ही नहीं हो रहा, जो नमनेस हो गई है,
वीकनेस आ गई है, उनको स्पाइन सर्जरीज की ज़रूरत पड़ती है। और अगर स्पाइन सर्जरीज ठीक तरह से और सही रीजंस के कारण की जाए तो बहुत सक्सेसफुल सर्जरीज हैं, इसमें इमीडिएट रिजल्ट आता है। और कोई जो ये डर है कि हम बेड रिडन हो जाएंगे, कभी चल नहीं पाएंगे, ये आजकल के प्रेजेंट सिनारियो में बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। इनफैक्ट डेटा बताता है कि अमेरिका में एक साल में 6 लाख स्पाइन सर्जरीज होती हैं, और अगर 6 लाख स्पाइन सर्जरीज अमेरिका जैसे कंट्री में होती हैं तो हर बंदा अगर बेड रिडन हो जाए तो वहाँ पर तो ये चीज़ चल नहीं सकती। तो मैं ये कन्वे करना चाहूँगा कि स्पाइन सर्जरीज अगर आप सही तरीके से और सही रीज़न के कारण हो रही हैं तो इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। हर दर्द को मिटाए, सारे रोग दूर भगाए, सेवा करे मुस्काए, दुनिया बेहतर बनाए, आका अपना हॉस्पिटल। दोस्तों, आज के लिव लाइफ मोर शो में हमारे विशेष अतिथि हैं हमारे क्षेत्र के जाने माने स्पाइन सर्जन डॉक्टर दीपक जोशी, और आज हम बात कर रहे हैं रीढ़ की हड्डी से संबंधित आम समस्याओं के बारे में। डॉक्टर साहब, एक बहुत जरूरी सवाल जो अभी अभी मेरे जहन में आया है वो ये है कि अगर हमें पीठ में दर्द होती है या शरीर में कहीं भी दर्द होती है तो आमतौर पर हम ये कोशिश करते हैं कि हम एक हड्डी के डॉक्टर यानी कि ऑर्थोपेडिशियन के पास चले जाएं। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, या शियाटिका या डिस्क की प्रॉब्लम है जिनका अभिव्यक्ति है पीठ में या लोअर बॉडी में पेन के रूप में होती है, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें कि हमें स्पाइन सर्जन से मिलना ज्यादा बेहतर रहता है? पल्लवी जी, मोस्ट ऑफ दी प्रॉब्लम्स जैसे मैंने पहले भी बताया वो अपने आप सेल्फ रिमिटिंग होती हैं, जो अपने आप ठीक हो जाएंगी। जो भी बैक पेन है या इवन लेग पेन है वो आप एक किसी भी स्पेशलिस्ट के पास जाके दिखा सकते हैं, पर स्पाइन सर्जन की जरूरत आपको तब पड़ती है कोई भी बैक पेन आपकी 8 हफ्ते से या 2 महीने से ज्यादा रह जाए। अगर बैक पेन के साथ आपको रात में इतना दर्द होता है कि उसके कारण जागना पड़ जाए, बैक पेन भी हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, उसके साथ फीवर भी है, या वजन कम होने लग गया है, या आपके पैरों या हाथों में नमनेस है और वीकनेस है, ऐसी कंडीशन में आपको एक स्पेशलिस्ट को दिखाना जरूरी है जो इवेल्युएट करे और उसका फिर सही एक डिसीजन लेके ट्रीटमेंट शुरू करे। डॉक्टर साहब, अब हमने उन प्रॉब्लम्स की बात की जो कि ज्यादातर एडल्ट्स में देखने में आती हैं, लेकिन आजकल अगर हम यंग चिल्ड्रन को देखें जिनकी उम्र 13-14 साल के करीब है, तो ऐसे बच्चों में पीठ का दर्द, गर्दन का दर्द बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के रूप में उभर रहा है। तो डॉक्टर साहब, एज अ स्पेशलिस्ट इन स्पाइन सर्जरी मैं चाहूंगी कि आप हमारे लिसनर्स को बताएं कि इसका कारण क्या है। पल्लवी जी, आजकल ये बच्चों में पीठ का दर्द काफ़ी कॉमन है। इनफैक्ट कुछ स्टडीज़ बताती हैं कि 14 साल की उम्र तक 50% चांस है कि बच्चे को पीठ में दर्द होगा कभी ना कभी। इसका जो मेन कारण एक नहीं है, उसके कई कारण हैं। उसमें से आजकल बच्चों का पुअर पोस्चर, जब वो बैठते हैं या जैसे वो खेलते हैं या खड़े होते हैं, पुअर ईटिंग हैबिट्स जैसे कि जंक फूड खाना, उससे अपना मसल्स कम डेवलप करना और फैट ज़्यादा होना, और जो नई प्रॉब्लम है वो मोबाइल पे एक्स्ट्रा यूज़ करना, वीडियो गेम्स खेलना, टीवी पे बैठना, गलत पोस्चर पे देखना। एंड फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज इज स्कूल बैग्स। स्कूल बैग्स, हैवी स्कूल बैग्स, शो किया गया है कि अगर आप 15% ऑफ बॉडी वेट से ज़्यादा वजन लगातार उठाएंगे तो आपको बैक की प्रॉब्लम होगी ही होगी। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही मैं कहूँगी कि इमोशनल टॉपिक आपने टच किया है स्कूल बैग्स का। मुझे लगता है कि अधिकतर बच्चों का जो बचपन है वो बैग के बोझ के तले दब चुका है, और पेरेंट्स, मैंने देखा है खुद कि जब बच्चा स्कूल बस में चढ़ने को होता है तो पेरेंट्स को पीछे से हाथ लगाना पड़ता है बैग पर ताकि बच्चा इजीली बस में चढ़ जाए, वो पीछे की तरफ गिर ना पड़े, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो डॉक्टर साहब, स्कूल बैग्स की बात चली है तो प्लीज आप हमें बताएं कि बच्चों का स्कूल बैग कैसा होना चाहिए जिससे कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे बच्चों को वो कम हो जाए या फिर आए ही ना। पल्लवी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल बैग्स का जो कंट्रोल है वो बच्चों के हाथ में तो है नहीं है, और ना ही मैं कहूँगा कि वो टोटली पेरेंट्स के हाथ में है। आई थिंक ये एक सोसाइटी के नज़रिए से हमें कलेक्टिव एफर्ट लेना पड़ेगा। बट जो सजेशंस मैं दे सकता हूँ स्कूल बैग्स इन स्कूल गोइंग किड्स, वो ये है कि जो भी आपका बैग है वो आप बच्चों को बताइए कि बिल्कुल अपनी बॉडी के क्लोज टांगें, बिल्कुल
आपकी पीठ और शोल्डर्स के बीच में होना चाहिए। जितना लटकेगा उतना उसमें पेन का चांसेस बढ़ जाएगी। नंबर 2, कई बार बच्चे सिर्फ स्ट्रैप को एक ही शोल्डर पे लगा के घूमते हैं। उनको चाहिए कि वो दोनों शोल्डर्स पे अपना स्ट्रैप लगाएं ताकि वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। स्ट्रैप्स कई स्कूल बैग्स के बिल्कुल पतले होते हैं, तो वो ब्रॉड होने चाहिए ताकि आपके शोल्डर और शोल्डर प्लेट पे इतना इफेक्ट ना पड़े। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो स्कूल बैग का वेट है वो 10% ऑफ योर बॉडी वेट होना चाहिए। मतलब कि अगर 40 किलो का बच्चा है तो उसका 4 किलो से ज़्यादा स्कूल बैग नहीं होना चाहिए। सिर्फ बैक पेन जो है वो स्कूल बैग से नहीं होता, बैक पेन के और कारण भी होते हैं। और बच्चों में इवन दो कारण बहुत कम होते हैं, पर अगर कोई दर्द बहुत लंबी रह जाए तो उसका हमें इवैल्यूएशन करानी ज़रूरी है। इसके अलावा बच्चों में कुछ डिफॉर्मिटीज़ होती हैं जिसको हम स्कोलियोसिस या काइफोसिस कहते हैं, जिसमें पेशेंट की जो बैक है वो आगे की तरफ या साइड में एक्स्ट्रा बेंड कर जाती है। और अगर हम इनको टाइम से डिटेक्ट ना करें तो जैसे बच्चा ग्रो करता है ये जो डिफॉर्मिटी है ये बढ़ जाती है। इसका लॉन्ग टर्म में नॉट ओनली पेशेंट की हाइट थोड़ी कम दिखती है और उनकी अपनी सेल्फ एस्टीम में कमी आती है, उनके साथ साथ उनके हार्ट या फिर लंग्स पे भी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ सकता है। और ये डिटेक्ट करने के लिए बहुत सटल साइंस व बहुत छोटे साइंस हैं जिनको ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि दोनों शोल्डर्स का एक लेवल पे ना होना, एक साइड की पसलियां ज़्यादा प्रोमिनेंट होनी, ज़्यादा उभरी हुई होनी, या फिर जो हमारी कमर है उनमें एसिमेट्री होनी, एक कमर थोड़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होनी, दूसरी थोड़ी कम। अगर ये चीज़ें हम ग्रोइंग चाइल्ड में देखते हैं तो वो हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जैसे बच्चा ग्रो करता है ये बढ़ सकती है, जो उसको लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट कर सकती है। इन चीज़ों को अगर जल्दी डिटेक्ट कर लिया जाए तो सिंपल ऑब्जर्वेशन या फिर इवन कुछ ब्रेसेस जिनको हम पट्टा बोलते हैं उससे हम इनको रोक सकते हैं। बट अगर ये चीज़ें जब टाइम से ना डिटेक्ट हों तो ये चीज़ें विद टाइम बढ़ती रहती हैं और इससे आपको लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और इवन सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि आज के हमारे विशेष मेहमान डॉक्टर दीपक जोशी ने हमें बताया कि बच्चों में अगर आपको इस तरह की डिफॉर्मिटीज़ नज़र आती हैं तो उसे नज़रअंदाज ना करके समय रहते उसका इलाज कराएं, ताकि आगे चलकर बच्चे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम्स हो, इमोशनल प्रॉब्लम्स हो या सोशल प्रॉब्लम्स हो, वो कतई ना हो। डॉक्टर साहब, अब शायद अल्फाज हमारा साथ ना दें और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता भी आपके बहुत आभारी होंगे कि आपने इतने साधारण शब्दों में इतने इम्पोर्टेंट और इतने कॉमन विषयों के बारे में हमें जानकारी दी और इतने प्रैक्टिकल टिप्स दिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सो फ्रेंड्स, अगर आज के विषय पर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमें जरूर कॉल करें। हमारा नंबर है 9815687899। जी हाँ, 9815687899। इस प्रोग्राम को ऑनलाइन सुनने के लिए लॉग इन कीजिए livelifemore.com या facebook.com/livelifemoreofficial पर। So friends, till we meet again, take care and live life more. This program is conceptualized by Dr. Sandeep Jassal.